हाय फ्रेंड्स, आज फिर आपका स्वागत है एक बार और मैं लेके आया हूँ आपके सामने द 8th एपिसोड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 8वां एपिसोड। इसके दो ऑब्जेक्टिव्स हैं। एक तो साहब हम बात करेंगे डीपीएसपी की इस बार। अब आप कहेंगे ये क्या पुलिस की कोई जिसे कहते हैं ओहदे वाला कुछ ले आए। नहीं नहीं, डीएसपी नहीं है, एसपी नहीं है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। जैसे आप लोगों को पता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो पार्ट 3 में हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की सरकार चलेगी कैसे। और सरकार कौन है? इस देश का हर नागरिक जो कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करता है वो सरकार है। ओके, तो ये सरकार चलेगी कैसे, देश कैसे चलेगा? तो देश चलेगा डीपीएसपी की वजह से। तो डीपीएसपी में जैसा कि नाम है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ये निर्देश देते हैं, ऐसे सिद्धांत जो निर्देश देते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। स्टेट किसे कहते हैं? राज्य को। तो ये जो हैं पार्ट 3 जो आपका है, जिसमें डीपीएसपीज हैं, आपको पता है आर्टिकल्स 36 से लेके 51 तक। तो इसके पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक, और आर्टिकल 36 से लेके 51 डीपीएसपी। ये हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की स्पिरिट है। ये आपने दोनों चीज़ें सीख ली तो कॉन्स्टिट्यूशन सीख लिया। ये आपको समझ में आ गया तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप किसी से कोई बात ना करें, आपको सब आता है, ऐसा समझ के चलिए। तो एक तो हम डीपीएसपी की बात करेंगे, सरकार कैसे चलती, कहाँ पे कॉन्फ्रंटेशन आता है फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में, स्पिरिट क्या है। और दूसरा आज हम बात करेंगे श्रीमती इंदिरा गांधी, जो कि हमारे देश की अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और जिनके अचीवमेंट्स अगर हम गिनाना चाहें तो साहब ख़त्म ही नहीं होगे लिस्ट। बांग्लादेश क्रिएट कराया, सिक्किम को मर्ज कराया, बैंक नेशनलाइज कराए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, नेगेटिव भी हैं। हर रूलर, हर आदमी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा जुड़ा रहता है। तो आज तो हम थोड़ा सा उनकी फाइनल इनिंग्स की भी बात करेंगे। तो ये दो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो डीपीएसपी से शुरू करें, ठीक है। देखिए, डीपीएसपी में भी जो सबसे पहला 36 आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 36, उसमें स्टेट को डिफाइन किया गया है, राज्य क्या है। और आज फिर मैं आपको बता देता हूँ कि राज्य क्या है। राज्य ऊपर से हमारे राष्ट्रपति से लेके और एक ग्राम पंचायत के सरपंच तक चलता है, या कॉरपोरेटर तक चलता है। प्लस इसके साथ में जो लोग और जुड़े हुए हैं, पुलिस जुड़ी हुई है, आर्मी जुड़ी हुई, ये सब हमारे राज्य का, स्टेट का एक हिस्सा है। ठीक है, जिसको भी कोई राइट्स हैं कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए ऑफिशियली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो राज्य है। ओके, तो राज्य बताया गया इसमें। उसके बाद में 37 आर्टिकल आ जाता है। 37 आर्टिकल में ये बताया गया है कि भाई जो डीपीएसपी के राइट्स हैं, इसमें जो राइट्स दिए गए हैं भारत की जनता को, सिटीजन्स को, वो कोर्ट में आप नहीं ले जा सकते, वो जस्टिशिएबल नहीं है। ये नहीं कि साहब आपने कहा, जैसे इसमें बहुत से राइट्स हैं कि सरकार आपको हेल्दी रखेगी, सरकार आपको भूखा नहीं मरने देगी, वेलफेयर स्टेट है, आपके बच्चों को पढ़ाएगी, लेकिन अगर आप भूखे सोते हैं तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि साहब आपने तो इसमें ये कहा हुआ है और मैं तो भूखे सो रहा हूँ 2 दिन से, रात में मुझे खाना ही नहीं मिल रहा है, या साहब मेरी तो बीमारी नहीं जा रही है और मैं सरकार को कोर्ट में ले जाना चाहता हूँ। ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आप सिर्फ इंडिविजुअल राइट्स का जब वायलेशन हो रहा है, आपका हनन हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स उन्हें कहते हैं, और ये हैं आपके आर्टिकल 12 से लेके 35, जहां पे आपका राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिबर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, equal rights to women and men, right to religious practice, right to work anywhere in the country, settle down anywhere in the country, ये सारे राइट्स आपके आते हैं। 6 राइट्स हैं बेसिकली। ओके, तो इनको अगर कोई वायलेट कर रही है, कोई भी सरकार, चाहे राज्य की सरकार या केंद्र की सरकार, तो आप जा सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी में जो राइट्स
हैं उनको लेके आप कोर्ट में नहीं जा सकते। इज दैट क्लियर? अब आता है कि डीपीएसपी में भी राइट्स हैं। जी बिल्कुल हैं। सरकार को ये आदेश देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कि सरकार वेलफेयर सरकार होगी, जन कल्याण, सारे के सारे लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। और 36 से लेके 51 तक यही है सब। इसमें 3 तरह की चीज़ें आप याद रखिए, जो बैंक वाले या बैंक में जाने वाले लोग हैं वो याद रखें। स्पेशल जनरल लेजर, SGL। ओके, तो S स्टैंड्स फॉर सोशलिस्टिक राइट्स। सोशलिस्टिक मतलब समाजवाद, सब बराबर हैं। ये नहीं कि साहब आपके बैंक में एक लड़की है क्लर्क, तो उसको दे रहे हैं 20,000 रुपये और वही काम जब लड़का कर रहा है तो उसे दे रहे हैं 25,000 रुपये। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो सोशलिस्टिक राइट्स हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं। फिर है G स्टैंड फॉर गांधीयन। अभी आज़ादी तो गांधी जी ने दिलाई थी और गांधी जी कहते थे कि हमारा देश गांव में बसता है, बसता ही है। गांधी जी कहें या ना कहें, देश तो गांव में ही बसता है, अभी भी बसता है। तो गांव की इकोनॉमी अलग होती है, गांव में कोऑपरेटिव्स होती हैं, गांव में छोटे छोटे खेत होते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग होती है, और वहाँ पे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ होती हैं। कोई पहिया बना रहा है तो कोई छोटे छोटे टूल्स बना रहा है, कोई फावड़ा बना रहा है, कुछ इस तरह से, तो उनको भी प्रोत्साहन देना है। फिर जो ज़मीनें हैं वनों की, फॉरेस्ट की, उनको भी प्रिजर्व रखना है। वो प्रिजर्व नहीं रहेंगी तो जंगली जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे कैसे प्रिजर्व रहेंगे, तो वो भी सब हमें देखना है। इंटरनेशनली हमारे नेबर्स सब हमारे साथ अच्छी तरह से जुड़े रहें, हमारी लड़ाइयाँ ना हो, किसी से मतभेद ना हो, भेदभाव ना हो, ये सब चीज़ें डीपीएसपी में हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एक राजा को कैसे राज्य करना है, ये डीपीएसपी में दिया हुआ है। ओके, तो नंबर 1, S स्टैंड फॉर सोशलिस्टिक, G स्टैंड फॉर गांधीयन एंड L स्टैंड फॉर लिबरल। अब लिबरल का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा उदारवादी। फॉर एग्जाम्पल, सबके लिए आपने एक जनता स्कूल खोल दिए, नवोदय विद्यालय हैं, म्यूनिसिपल स्कूल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के स्कूल्स हैं जो ग्रामों में हैं, गाँव में हैं। लेकिन एक तबका कह रहा है साहब नहीं तो हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे पढ़ने के लिए, हमारे यहाँ एलीट स्कूल्स भी तो होने चाहिए। तो फिर आपके प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स आ जाते हैं। लेकिन आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि साहब देखिए मेरा बच्चा तो पढ़ रहा है एकदम गरीबों के म्यूनिसिपल स्कूल में, और यहाँ पे ऐसा स्कूल भी है जहाँ पे 1 लाख रुपए महीने की फीस जाती है, ये तो गड़बड़ है। नहीं, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंतर्गत आता है। अब अगर गवर्नमेंट कहती है कि हम वेलफेयर स्टेट हैं और हम सबको हेल्थ केयर देंगे, तो मोहल्ला क्लिनिक हैं जैसे दिल्ली में, या आयुष्मान स्कीम है जहाँ छोटे छोटे क्लिनिक, छोटे छोटे अस्पतालों में लोग ठीक होते हैं, तो वहीं पे बहुत बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी हैं, मैक्स और दुनिया भर की ऐसी चेन्स हैं, अपोलो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करके आप क्विक ट्रीटमेंट अपना बहुत लग्जरी में करा सकते हैं। तो आप कोर्ट में नहीं जा सकते साहब ये हॉस्पिटल कैसे आ गया। आप समझ गए डीपीएसपी और इसमें फ़र्क। अब आता है कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि डीपीएसपी में और फंडामेंटल राइट्स में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में एक बैलेंस रखा जाना चाहिए। हम लोगों ने 3 यहाँ पे उदाहरण समझने हैं। सबसे पहला केशवानंद भारती 73 का, जहाँ पे इंदिरा जी को बहुत पर्सनल इंसल्ट महसूस हुई अपनी, कि भाई हमें तो दुत्कार पड़ गई सुप्रीम कोर्ट से कि आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के राइट तो इतने ज़्यादा नहीं है जितना आप कह रही हैं। मतलब इंडिविजुअली नहीं, सरकार को दुत्कार पड़ी। तो जब इमरजेंसी लगी 75 में और 76 में 42nd अमेंडमेंट आ गया, जिसे कहते हैं हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत ऐसा कि जिसमें पर्सनल फ्रीडम, जिसे कहते हैं कि आपके फंडामेंटल राइट्स, उनकी धज्जियां उड़ गई और यह कहा गया कि डीपीएसपी सुपीरियर है। केशवानंद भारती केस में कहा गया था फंडामेंटल राइट्स सुपीरियर हैं, ये सेकंड पे आता है। फिर एक तीसरा केस आ जाता है 1980 में, वो ये केस आ जाता है मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स इसलिए भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे फिर नानी पालखी वाला आ जाते हैं सरकार के अगेंस्ट लड़ने, जो केशवानंद भारती केस में गवर्नमेंट की धज्जियाँ उड़ा चुके थे।
और उनके अंडर में एक बहुत जूनियर सा एडवोकेट आता है जिसका नाम होता है हरीश साल्वे। आज हरीश साल्वे इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के सबसे टॉप एडवोकेट्स में आते हैं, लंदन में बेस्ड हैं। और अगर आपने कुलभूषण जाधव जो हमारे यहाँ का एक सिटीज़न, कॉमन सिटीज़न पाकिस्तान में इस समय बंद है और उन्होंने उसको स्पाई कह के बंद किया हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमें वो पिछले राउंड में विजय दिला चुके हैं। और उन्होंने कितनी फीस ली थी उसके लिए? 1 रुपया। तो ये हरीश साल्वे उस केस में, मिनर्वा मिल्स केस में, नानी पालखीवाला के असिस्टेंट थे। ओके, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आज तक उसकी स्पिरिट फॉलो होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, फंडामेंटल राइट्स ना बड़े हैं ना डीपीएसपी बड़ा है। अभी तक क्या था? इंदिरा जी कहती थी डीपीएसपी बड़ा है और सुप्रीम कोर्ट कहता था फंडामेंटल राइट्स बड़े हैं। वो ये कह रहे हैं अब इस केस में कि दोनों का बैलेंस रख के ही देश चल सकता है, अदरवाइज देश नहीं चल पाएगा, सरकारें नहीं चल पाएंगी, आप जस्टिस नहीं कर पाएंगे। ना हम बड़े ना हम बड़े, दोनों बराबर हैं, 50-50। बिस्किट है ना ब्रिटानिया 50-50, बिल्कुल वही समझ लीजिए, 50-50। ओके, तो इसके बाद में मैच्योरिटी आने लगी लेजिस्लेचर में भी, और मैच्योरिटी आने लगी कहाँ? एग्जीक्यूटिव में भी, सरकारों में भी, कि यस ये बात बिल्कुल सही है। तो मिनर्वा मिल्स केस का इस वजह से बहुत बड़ा स्थान है हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। मिनर्वा मिल्स में एक कर्मचारी भी थे, वो नंदन नीलेकणी के फादर थे, वर्कर थे। नंदन नीलेकणी सीईओ रह चुके हैं इन्फोसिस के। नारायण मूर्ति के साथ में मिलकर कई लोगों ने इन्फोसिस शुरू की थी। और आपको बता दूं, नंदन नीलेकणी इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ आधार। तो समझ गए आप कि कैसे हमारे देश में किस छोटे से तबके से आने वाले इंसान को भी इतना बड़ा मौका मिलता है। खैर, तो ये डीपीएसपी आप समझ गए। डीपीएसपी एसजीएल सोशलिस्टिक हैं। इसमें हमारे उद्देश्य, मतलब हम सबको समान मानते हैं, समान मौका देना चाहते हैं, समान अधिकार देना चाहते हैं। गांधीयन भी हैं क्योंकि हम गाँव को प्रमोट करना चाहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करना चाहते हैं, गाय का गोबर, गाय की इकोनॉमी, इसको भी प्रमोट करना चाहते हैं। प्लस लिबरल, हम उदारवादी भी हैं, हम साइंस, टेक्नोलॉजी, हायर एजुकेशन, लग्जरी होटल्स, इन सब के साथ भी बैलेंस लेके चलना चाहते हैं। तो दिस इज अबाउट डीपीएसपी। रिपीट कर रहा हूँ, डीपीएसपी की चीज़ें आप कोर्ट में लेके नहीं जा सकते क्योंकि ये कम्युनिटी से रिलेटेड होती हैं। फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल होते हैं, चाहे वो केशवानंद भारती का रहा हो, चाहे वो गोलकनाथ का रहा हो, ये या गोपालन का रहा हो, ए के गोपालन, ये सब इंडिविजुअल के फ्रीडम का जब हनन होता है, वायलेशन, तो सामने आते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि हुजूर मेरे साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर अन्याय होता है तो आप कलेक्टिवली डिसाइड करते हैं कि बहुत हो गया, अब इस पार्टी को हम इलेक्शन में नहीं आने देंगे। जैसा कि इमरजेंसी लगने के बाद में इंदिरा जी के साथ हुआ था, बाहर हो गई थी। लेकिन जब मोरारजी देसाई न गरीबी दूर कर सके, न महंगाई दूर कर सके, न शॉर्टेजेस दूर कर सके, इसकी किल्लत उसकी किल्लत, इसकी कमी उसकी कमी, महंगाई 18% पे चली गई, इन्फ्लेशन, ओके, रुपये का डिवैल्यूएशन हो रहा है, चीज़ें मिल नहीं रही हैं, तो फिर लोगों ने कहा कि भाई ये तो सिर्फ इसीलिए आए थे कि इंदिरा जी से बदला ले सकें, बाकी इनके बस का रोग कुछ नहीं है। और वापस वो बड़ी धूमधाम से इंदिरा जी को लेके आ गए। 375 सीटें मिली इंदिरा जी प्लस को, मतलब उनकी जो और सहयोगी दल भी थे, एंड 353 मिली कांग्रेस को अकेले उस 1980 के इलेक्शन में, जब 14 जनवरी को इंदिरा जी की थर्ड टाइम ताजपोशी हुई। तो यहाँ पे हमने डीपीएसपी देख लिया। थोड़ा सा रिपीटिशन, 36 से 51 तक वो सिर्फ ये बताते हैं कि ये देश चलेगा कैसे, क्या क्या करना है, और सब वेलफेयर के लिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल वहाँ पे भी इक्वलिटी का मामला आता है। से किसान हैं, 1-1 एकड़ वाले किसान हैं, बहुत छोटे छोटे, उनके पास इतना ही होता है कि अपने लिए और अपने परिवार के लिए पैदा कर सकें।
पास में ही दूसरे गांव में एक किसान है जिसके पास 100 एकड़ जमीन है, तो 100 एकड़ जमीन वाला बहुत सरप्लस में है। तो 1 एकड़ वाले सैकड़ों किसान कहते हैं सरकार के पास जाके कि हुजूर हमारे पास इतना नहीं है कि हम बीज उसी दाम पे खरीद सकें जिसमें 100 एकड़ वाला खरीद रहा है, हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम फर्टिलाइजर खरीद सकें, हम तो मर जाएंगे, हमारे लिए कुछ करो। तो सरकार कहती है बात तो बिल्कुल ठीक है। तो अप टू 5 एकड़ वाले के लिए वो क्या करती है, इस पे भी सब्सिडी दो, उस पे भी सब्सिडी दो, बिजली फ्री दो, पानी फ्री दो, तो जाके इनके साथ कॉम्पीट कर सके। लेकिन अगर वो नहीं देती सरकार तो वो किसान कोर्ट में नहीं जा सकते। बस यही फर्क है, बिकॉज दिस इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। अंडर पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पार्ट 4 डीपीएसपी में क्या करेंगे, ये 5 साल के बाद में अपने यहाँ के एमएलए, एमपी या ग्राम प्रधान को हरा देंगे, कहेंगे तुम्हें हम इस तरह से पनिश करेंगे। तो वहां का जस्टिस है कम्युनिटी जस्टिस, ओके। और उसके लिए सरकार लगी रहती है। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के टाइम में कुछ लोगों का ये कहना था कि जो डीपीएसपी में आप राइट्स दे रहे हैं उनके लिए भी कोर्ट में जाने की प्रोविजन रखो, प्राविधान रखो वहाँ पे उनके लिए भी। लेकिन जो डीपीएसपी के प्रिंसिपल्स हैं, जो डीपीएसपी के राइट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज भी तो चाहिए। डीपीएसपी में है कि हम सबको हेल्प देंगे, लेकिन इतने पैसे कहाँ हैं भारत जैसे गरीब देश के पास कि इतने हजारों हॉस्पिटल्स बनाए। वहां पे भी है कि सबको शिक्षा देंगे, लेकिन कैसे, हर गांव में कैसे एक प्राइमरी स्कूल खोले? 6 लाख विलेजेस हैं, 6 लाख प्राइमरी स्कूल तो कम से कम होने चाहिए, सरकारी हेल्थ यूनिट्स होनी चाहिए, इस तरह से अन्न के भंडार होने चाहिए कि गांव में कोई भी भूखा ना रहे। ये तो है डीपीएसपी में कि कोई भी भूखा नहीं सोएगा, हर एक को खाना मिलना चाहिए, हर एक को उसको अधिकार होना चाहिए जॉब का। अब माना एक 65 साल का आदमी है और रिटायर हो गया, लेकिन अब उसके पास कुछ नहीं है, उसकी पेंशन से उसका गुजारा नहीं होता, वो कहता है कि साहब मुझे काम दो। तो डीपीएसपी में लिखा है कि जो उम्र के हिसाब से ही आदमी को काम मिलेगा, लेकिन जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है उससे वो पूरा काम करा रहे हैं। तो जो 25 साल का लड़का काम कर सकता है, 65 साल का इंसान तो उतनी मेहनत से नहीं कर सकता। लेकिन आप कोर्ट में नहीं जा सकते उसके लिए, राइट, बिकॉज क्योंकि आपका इसमें कोई फंडामेंटल अधिकार का हनन नहीं हो रहा है। तो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में ये फर्क है। हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मूल मकसद एक ही है। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप कहूँ, आपसे पूछूं कि उसका निचोड़ एक शब्द क्या है, तो शब्द आता है जस्टिस। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस के इर्द गिर्द घूमता है, जस्टिस के फंडामेंटल्स पे खड़ा है, फिर चाहे वो डीपीएसपी हो और फिर चाहे वो फंडामेंटल राइट्स हो। अगर आप जस्टिस हटा देते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन चरमरा के गिर जाता है, देश हमारा चरमरा के गिर जाता है। एक तो चीज़ है कि ये रिपब्लिक होगी, यहाँ तानाशाही नहीं हो सकती, ओके। यहाँ पे प्रेसिडेंट होगा, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा जो चुन के आएगा जनता के द्वारा, प्रेसिडेंट भी इनडायरेक्टली जनता के द्वारा ही चुना जाता है। और इस तरह धीरे नीचे नीचे मंत्रिमंडल, फिर राज्य सरकारें, फेडरल स्ट्रक्चर, और सबको जस्टिस मिलेगा। फिर चाहे वो फ्रीडम है, वो भी एक जस्टिस है। आप बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते, कराएंगे तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपको उससे मुक्ति मिलेगी, ये फंडामेंटल राइट है। इसी तरह डीपीएसपी में कई बार एक सिटीजन को डीपीएसपी का राइट ना मिलने से पूरी सरकार गिर जाती है, थू थू होने लगती है, नेशनली क्या इंटरनेशनली। तो अब आप डीपीएसपी समझ के होंगे, राइट, ओके। अब मैं आता हूं इंदिरा जी की फाइनल इनिंग्स पे। देखिए इंदिरा जी बहुत गाजे बाजे के साथ आई, जनता लेके आई उन्हें, और लाती भी क्यों ना। जनता पार्टी की सरकार और उसके बाद लोक दल की चरण सिंह सरकार डिलीवर नहीं कर सकी, ओके। लेकिन ये जनवरी 1980 में आई हुई इंदिरा जी की सरकार शुरू से ही, पहले दिन से ही
खून खराबे से, मौतों से भरी रही। मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा इसको, ये परव्यू नहीं है इस सेशन का। लेकिन इंदिरा जी आई और विद इन 6 मंथ्स उनके राइट हैंड, उनके सुपुत्र संजय गांधी की सफदरजंग में, एक दिल्ली में एक एयरपोर्ट है सफदरजंग, जहाँ पे छोटे एरोप्लेन्स उड़ाए जाते हैं, फ्लाइंग क्लब है वहाँ का, दिल्ली फ्लाइंग क्लब। तो उसमें एक नया प्लेन आया था, उसे उड़ाते हुए 23 जून को एक्रोबैटिक्स कर रहे थे संजय गांधी। उनका मूल नाम जो था, ओरिजिनल नाम था, वो संजीव था, संजय नहीं था। ओके, तो संजय गांधी जब कर रहे थे तो उनकी डेथ हो गई 23 को। इंदिरा जी से टूट गई, बहुत बुरी तरह से बिखर गई, क्योंकि अब इस इनिंग्स में वो सबसे ज़्यादा संजय पे ही भरोसा करती थी। तो हुआ ये था कि उन दिनों में बड़ी प्रथा थी कि जब जो गवर्नमेंट चुन के आएगी, वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके ऊपर हथौड़ा मार देती थी अगर वो उनकी पार्टी की नहीं है। तो जब जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई तो पंजाब, खासकर वहाँ पे, वहीं की बात मैं करूँगा क्योंकि इंदिरा जी की ये इनिंग्स पंजाब से रिलेटेड है। पंजाब की गवर्नमेंट उन्होंने गिरा दी, और जब इंदिरा जी आई तो इन्होंने अकाली दल की गवर्नमेंट जो थी, शिरोमणि अकाली दल उसका पूरा नाम है, सैड, ओके, उनकी जो गवर्नमेंट थी उसको गिरा दिया। और उन्होंने कहा नहीं, हम इतने धूमधाम से जीत के आए हैं गाजे बाजे के साथ, ये तुम्हारा कोई मॉरल राइट नहीं है रहने का, दोबारा इलेक्शन कराओ। दोबारा इलेक्शन हुए, नेचुरली पूरी हवा इंदिरा जी के फेवर में थी, जीती वहाँ पे और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी, दरबारा सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर बने। इस दौरान क्या हुआ कि संजय गांधी को लगा ये अकाली दल का एक परमानेंट इलाज करना चाहिए। यार ये ठीक नहीं है, ये थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट जा रहे हैं, मतलब एक इनका बड़ा ही एक अलग रुख है, बड़ा एक जिसे कहते हैं ना, बड़ा टफ रुख ले लेते हैं, तो इनको तोड़ना पड़ेगा। तो कहते हैं ना कि कई बार आदमी दूर का नहीं सोच पाता है, तो जैल सिंह भी यही मत रखते थे, यही ओपिनियन उनका भी था। और इन्होंने एक वहाँ पे दमदमी टकसाल के हेड थे जरनैल सिंह भिंडरावाले, संत जरनैल सिंह भिंडरावाले, उनको सेलेक्ट किया कि आप अकाली दल को नीचे दिखाओ, आप मुझसे बड़े हो जाओ। अब इस दौरान हुआ ये कि संजय गांधी की भी डेथ हो गई थी, संजय गांधी कंट्रोल कर सकते थे उनको। अब जरनैल सिंह भिंडरावाले बिल्कुल खुला खेल खेलने लगे और बहुत बड़े एक्सट्रीमिस्ट हो गए। खालिस्तान का मूवमेंट ले लो, मतलब उन्होंने कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी वायलेंस से अपने गोल्स को पूरा करने में। हुआ यहाँ तक कि बड़े बड़े लोगों की हत्या करी जाने लगी। वहाँ पे एक बड़ा फेमस न्यूज़पेपर है पंजाब केसरी, तो उसके ओनर थे लाला जगत नारायण। भिंडरावाले को ये लगा कि ये हमारे अगेंस्ट जा रहा है, तो उनका ओपनली मर्डर कर दिया। हुआ यहाँ तक कि वहाँ पे डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल DIG AS अटवाल, वो जब अमृतसर में जा रहे थे पूजा करने के लिए, उनका गुरुद्वारा था, जब प्रसाद लेके वापस आ रहे थे दर्शन करके, तो सीढ़ियों पे उनका मर्डर कर दिया, असैसिनेशन हो गया। 2-2.5 घंटे तक उनकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी रही, और इतना आतंक था भिंडरावाले का कि कोई पंजाब पुलिस का आदमी बॉडी क्लेम करने नहीं आया। दरबारा सिंह चीफ मिनिस्टर थे, रिक्वेस्ट की, पर्सनली फ़ोन किया, बॉडी ले जाने दो हमें, उसने कहा ले जाओ। ओके, तो ये हाल होते 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 बात जो है थोड़ा सा बिगड़ने लगी। अब एक तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि नेशनलाइजेशन हो गया, लेकिन नेशनलाइजेशन बहुत छोटी सी बात रह गई थी। बात इतनी बिगड़ गई कि एंड में 1984 में 1 जून से लेके 8 जून तक ऑपरेशन ब्लू स्टार करना पड़ा, जिसमें इंडियन आर्मी को दरबार साहब जो वहाँ का गुरुद्वारा है, स्वर्ण मंदिर, उसमें जाके भिंडरावाले और उसके साथियों को ख़त्म करना पड़ा।
ये बहुत बड़ा एक ऑपरेशन था। 6 जून को भिंडरावाले ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी 2 दिन लग गए उसको क्लीन अप करने में, कौन छुपा हुआ है कौन नहीं। ये हमारा परव्यू नहीं है कि कितने लोग मरे कितने नहीं मरे, बट इट वॉज इन इंडियन हिस्ट्री ए वेरी बिग एंड सैड इवेंट, बहुत सैड इवेंट। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ओके, खैर इस दौरान अब 84 जून में ये हुआ और सिखों का रोष जो था, गुस्सा, वो बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। इस वजह से यहाँ तक कि दरबारा सिंह को हटा के प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ा वहाँ पे। खुद अपनी सरकार गिराए जाने का मुझे तो कम से कम भारत के इतिहास में कोई और दूसरा वो नहीं मिलता है। और फिर वो प्रेसिडेंट्स रूल कई बार एक्सटेंड हुआ और ये 80s का एक ऐसा दशक था, डिकेड था, जब पंजाब की जो अशांति थी वो पूरे देश को डिस्टर्ब कर रही थी। हुआ ये कि 30 अक्टूबर को उड़ीसा से इंदिरा जी आती हैं अपनी स्पीच दे के, जिस स्पीच में कहती हैं कि मैं कल रहूं या ना रहूं मुझे ये भी नहीं पता है, लेकिन मैं अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ती रहूंगी। और अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को करीब 9:30 AM जब वो अपने घर से अपने ऑफिस आती हैं, उनके 2 बंगले होते हैं मिले जुले, तो एक 10 अकबर रोड है और एक 1 सफदरजंग रोड, तो ऐसे इंटरसेक्शन पे है कि बीच में दीवार हटा के एक दरवाज़ा बना दिया जाता है और उस दरवाजे से इंदिरा जी घर से ऑफिस, ऑफिस से घर जाती हैं। तो उस दिन उनके एक बहुत इम्पॉर्टेंट विजिटर आए हुए थे। उन विजिटर का नाम था पीटर उस्तिनोव और ये बहुत एक बड़ा डेलीगेशन था आयरलैंड का। आयरलैंड का एक बार जिक्र और होना चाहिए था, वो इसलिए कि हमारे जो DPSP हैं वो आयरलैंड के आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं और आयरलैंड ने उसको स्पेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो एक दूसरा आ जाता है यहाँ पे कि 9:30 पे उनके 2 सिक्योरिटी गार्ड्स, एक का नाम है बेअंत सिंह और दूसरे का सतवंत सिंह। बेअंत का मतलब होता है भगवान का ही नाम है, बेअंत, बे का मतलब होता है नहीं और अंत जिसका अंत नहीं हो। तो कौन है जिसका अंत नहीं? सिर्फ ईश्वर है, अनंत जिसे संस्कृत में कहते हैं, पंजाबी में बेअंत। बेअंत सिंह ने अपने सर्विस रिवॉल्वर से .38 के उनको 3 गोलियां पेट में मारी और जब वो नीचे गिर गई तो सतवंत सिंह ने करीब 31 बुलेट्स अपनी कार्बाइन से, ऑटोमेटिक स्टेन गन से मारी। 30 बुलेट्स उनको लगी आउट ऑफ दीज 31, 32 और उनका वहीं पे देहांत हो गया। तो इंदिरा जी का इस तरह से यहाँ पे अंत होता है। ओके, ए ट्रू मार्टियर, गलतियाँ सब करते हैं, लेकिन जो उनके प्लसेस हैं उनको एक्सीड करना हर किसी के बस की बात नहीं। ओके, अब आइए क्या होता है उसके बाद में। जैल सिंह उस समय गए हुए होते हैं गल्फ कंट्रीज़ के टूर पे, उनके आने का वेट नहीं करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट वेंकटरामन राजीव गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिला देते हैं। ठीक है, फिर दिसंबर में इलेक्शन होते हैं और इंदिरा जी की सिंपैथी तो बिल्कुल आसमान फाड़ के निकल रही होती है और जिस मेजॉरिटी से राजीव गांधी बन के आते हैं 84 में, तब भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती हैं और अपोजिशन पार्टी होती है तेलुगु देशम पार्टी। सिर्फ आंध्र प्रदेश में कांग्रेस का जादू नहीं चलता है, वहाँ पे 30 सीट्स NT रामाराव, NTR जिन्हें कहा जाता है, वो लेके आते हैं और अपोजिशन पार्टी एक रीजनल पार्टी, स्टेट पार्टी, अपोजिशन पार्टी बनती है, कोई और पार्टी नहीं होती। तो ये इंदिरा जी का एक अंत होता है, दुखद अंत है, इसमें कोई शक नहीं। ट्रू पेट्रियट, ट्रू फ्रेंड ऑफ इंडिया, ऑनेस्टली मैं फिर कहूँगा, जो इंदिरा जी ने किया उस लेवल को एक्सीड करना बहुत मुश्किल है।
जस्ट इमेजिन करिए, एक तरफ आपके ईस्ट पाकिस्तान हो, दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान हो, आप तो कुचल के रह जाएंगे। सिक्किम जिस पे चाइना की नज़रें थी, जैसे आजकल भूटान पे है, उसको अपने में मिलाना आसान नहीं है। बैंक्स का नेशनलाइजेशन करना, ठीक है, उसके पीछे जो भी पॉलिटिकल मोटिव रहा हो, मुझे उस पर नहीं जाना है, लेकिन उसने एक्सपेंशन तो किया बैंकिंग का। आज अगर जनधन अकाउंट्स खुल रहे हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ उस इंफ्रास्ट्रक्चर का भी है, ब्रांच नेटवर्क का भी है, जो नेशनलाइजेशन के बाद में क्रिएट हुआ। इसके सिवा उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं कि एक स्टेबिलिटी, देखिए उन्होंने पहले 11 साल राज किया, 66 से 77 तक, और उसके बाद में क्वार्टर टू 5 ईयर्स उन्होंने अपने एसेसिनेशन तक राज किया। इस दौरान 75 से 77 तक करीब क्वार्टर टू 2 ईयर्स ज़रूर रहे उनकी तानाशाही के, लेकिन वो, मैं ये मानता हूँ, इस वजह से रहे कि उनको सलाह देने वाले लोग अच्छे नहीं थे। उनके आसपास जो एक जमावड़ा इकट्ठा हो गया था, वो बहुत सेल्फिश लोगों का हो गया था, जिन्होंने फिर बाद में उनका साथ छोड़ दिया। ओके, तो दिस इज अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, डीपीएसपी, इंदिरा जीज टेनर एंड राजीव गांधी कमिंग इनटू पिक्चर। ये आप सबको मालूम है कि जब इंदिरा जी का एसेसिनेशन हुआ, उसके बाद 72 आवर्स तक, करीब 3 दिन तक, जो हिंसा का खुला खेल हमारे देश ने देखा, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं उसके किसी भी पॉलिटिकल एंगल को टच नहीं करना चाहता, इट्स वेरी पेनफुल, आई हैव सीन दैट। ओके, तो उस चीज़ को लिव करके, रीलिव करके कोई फ़ायदा नहीं है, बट हमें ये प्रे करना चाहिए कि अब हमारे देश में कभी भी ऐसी कोई बात ना हो। हमारे देश में सब लोग अगर संविधान को फॉलो करें ना, तो ऐसी कभी बात हो ही नहीं सकती। थैंक यू सो मच, सी यू in the next episode.